नमस्कार दोस्तों कल नेतन्याहू ने एक ऐसा बयान दिया जिससे पता चल गया कि इजराइल जो ये वॉर में कूदा है उसका अनस्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो क्या होता है ना, किसी भी वॉर में जो देश है उसका ऑब्जेक्टिव होता है, उसका गोल होता है। तो यहां पर पूरे दुनिया को दिखाता है कि हाँ ये हमारा गोल है, हम ये अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन सिंदूर भारत ने कंडक्ट किया। हमारा गोल क्या था? सिंपल था, जो टेरर लॉन्च पैड थे उसको खत्म करना चाहते थे और पहली बार हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो मिसाइल्स हैं वहां पर हमने दागा। तो यहां पर जो इजराइल ने ये वॉर की शुरुआत की है ईरान के साथ, तो यहां पर जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन जो अनस्टेटेड ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं रिवील कर दिया नेतन्याहू ने। और इसी की वजह से यहां पर पता चलता है कि कैसे इजराइल चाहता है कि ईरान के अंदर जो पूरा का पूरा रिजीम है वो चेंज हो जाए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि इसके बारे में आप देखिए काफी डिस्कशन हो रहा है। इजराइल्स एंड गेम में बी रिजीम चेंज इन ईरान बट इट्स अ गैम्बल। क्या ये संभव हो सकता है? इसको थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं आप सबको बता दूं, आज आखिरी डेट है 15 जून, जहां पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ हमारे यूपीएससी बैचेस को आप ले सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हो प्रतिज्ञा बैच, एक ऐसा बैच जिसके अंदर प्रीलिम्स क्लियर करते ही आपका पूरा फीस भी रिफंड कर दिया जाता है। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की पूरी तैयारी कराई जाती है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। कॉन्टेक्स्ट तो आप सभी जानते ही हैं कि यहां पर जो इजराइल है उसने ऑपरेशन राइजिंग लाइन की शुरुआत की, जिसके तहत उसने कई सारे अटैक्स ईरान के अंदर किया। और ऑब्वियस सी बात है, इसकी वजह से पूरे ईरान में हड़कंप मच गया। 200 से ज्यादा जो साइट्स हैं वो टारगेट किए गए। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के जितने भी कमांडर्स हैं, इंपॉर्टेंट कमांडर्स, वो यहां पर मारे गए। और इसको देखते हुए ईरान ने भी बहुत बड़े स्तर पर रिटालिएशन किया है। और यहां पर नेतन्याहू का बयान है कि वो भी फिर रिटालिएट करेंगे। तो ये सब कुछ चीजें चलती रहेंगी, ये सब आप जानते हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन यही है कि इजराइल का गोल क्या है। देखो स्टेटेड गोल क्या है? इजराइल ने साफ साफ कहा है, नेतन्याहू ने साफ साफ कहा है कि ये हमने अटैक ईरान के ऊपर इसलिए किया है ताकि ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर थ्रेट है, ईरान जिस तरह से न्यूक्लियर वेपन का डेवलपमेंट कर रहा है, हम उसको पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि एक बार अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो ये इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो जाएगा। फिर क्या इजराइल बचेगा नहीं बचेगा वो नहीं पता। तो इसी की वजह से नेतन्याहू चाहते हैं कि उसके पहले ही ईरान को खत्म कर दो। लेकिन क्वेश्चन यह है कि यहां पर जो अनस्टेटेड गोल है वो क्या है। और यह आपको देखने को मिलेगा जब नेतन्याहू ने एक बयान दिया, जो मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन उससे पता यह चलता है कि इजराइल यह चाहता है कि ईरान के अंदर जो रिजीम है उसको चेंज किया जाए। इस समय अगर आप देखोगे तो यहां पर ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, तो उसको इजराइल बदलना चाहता है। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊं उसके पहले थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानना होगा कि यह इस्लामिक रिपब्लिक बना कैसे। आप सब जानते होंगे 1979 के रेवोल्यूशन के बारे में, जिसके तहत यहां पर जो शाह मोहम्मद रेजा पहलवी की डायनेस्टी थी, जो मोनार्की थी, उसको उखाड़कर फेंक दिया जाता है और तब 1979 में बनता है इस्लामिक रिपब्लिक। और इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए क्या था कि 1925 में रेजा शाह ये वेस्टर्न कंट्रीज की मदद से यहां पर पहलवी मोनार्की जो है उसका रूल लेकर आते हैं ईरान के अंदर। और उसके बाद उनके जो बेटे हैं मोहम्मद रेजा पहलवी, वो रूल करते हैं। तो दोनों के द्वारा रूल किया गया था 1925 के बाद से। तो यहां पर जो शाह हैं वो बेसिकली वेस्टर्न बैक्ड ऑटोक्रेट थे और इन्होंने मॉडर्नाइजेशन भी लाया था, सेकुलर रिफॉर्म्स भी लाया था। 1963 में एक व्हाइट रेवोल्यूशन आया था ईरान के अंदर, जिसके तहत लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, वुमेन्स राइट टू वोट, ये चीजें लाई गई, लिटरेसी कैंपेन लाया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया गया। बताया जाता है कि आज के डेट में जो आप ईरान देखते हो ना, पहले वो वैसा नहीं था, काफी फ्रीडम था वहां पर। तो ये एक तरह से क्रेडिट दिया जाता है रेजा शाह को। फिर उसके बाद प्रॉब्लम ये होती है कि इन सारी चीजों के आने की वजह से जो ट्रेडिशनल लैंड ओनर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है वो काफी खफा होंगे, उनको लैंड रिफॉर्म्स नहीं पसंद आएगा। इनइक्वालिटी धीरे धीरे बढ़ने लग गई। इसके अलावा ऐसा देखा जा रहा था कि ये सारी चीजें वेस्टर्न कंट्रीज थोप रही हैं ईरान के ऊपर। और कहीं ना कहीं जो रिलीजियस कॉन्जर्वेटिव्स हैं वो एलिनिएट हो गए, उनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही थी। और उसी की वजह से अगर आप देखोगे तो 1960s और 1970s में काफी ज्यादा आपको ईरान के अंदर डिस्कंटेंट देखने को मिलेगा। यहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको बैन कर दिया जाता था, टाइटली कंट्रोल किया जाता था। एक सीक्रेट पुलिस थी सबक करके, उनको वो ब्रूटली डिसेंट को सप्रेस करते थे। और इसके अलावा यहां पर मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे ईरान के अंदर आया, इसकी वजह से इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल अर्बन माइग्रेशन, ये सारी चीजें आने लग गई। यहां पर जो ट्रेडिशनल और रिलीजियस जो ग्रुप हैं वो एक प्रकार से अपोज करने लग गए कि कहीं ना कहीं पर्शियन कल्चर और इस्लामिक कल्चर इरोड हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा जो शाह और उनका इनर सर्कल था वो करप्ट था काफी ज्यादा।
और वो कहीं ना कहीं ईरानियन पीपल से डिटैच हो गया था, तो लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा था। तो जाहिर सी बात है, अगर इस तरह की चीजें होने लगेंगी तो यहां पर एक ऑपोजिशन खड़ा होगा, और वो ऑपोजिशन था बेसिकली शिया रिलीजियस लीडरशिप। और ये जो लीडर थे इनके, वो थे अयतुल्ला खमैनी। अब ध्यान रखिएगा, अयतुल्ला खमैनी की हम बात करें, आज के डेट में जो अली खमैनी है सुप्रीम लीडर, वो खमैनी है, KHA है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। मैं उस समय की बात कर रहा हूं, 1960s की। तो अयतुल्ला खमैनी एक प्रकार से यहां पर लीडर बन गए, वॉइस ऑफ रेसिस्टेंस के। 1963 में आप देख सकते हो अयतुल्ला खमैनी ने पब्लिकली अपोज किया शाह का जो सेकुलर पॉलिसीज था, उसको पब्लिकली बोल दिया कि हम इसको नहीं मानते हैं। और फाइनली उनको क्या किया गया, अरेस्ट कर लिया गया, उनको जेल में बंद कर दिया गया, फाइनली उनको एग्जाइल कर दिया गया इराक में, और जो है वो फ्रांस चले गए आगे चलकर। अब वहीं से फ्रॉम एग्जाइल जो है ये स्पिरिचुअल और आइडियोलॉजिकल लीडर बन जाते हैं पूरे रेवोल्यूशन के। तो ये 1963 के बाद से ही शुरुआत हो जाती है, और कहीं ना कहीं जो एंटी शाह मैसेज था वो अपने स्पीचेस के माध्यम से वो दिया करते थे इराक और आगे चलकर फ्रांस से। तो यहां पर अब फाइनली क्वेश्चन आता है कि ये ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ कैसे। ये हुआ 1978 और 79 में। इसकी शुरुआत होती है जनवरी 1978 में। उस समय क्या था कि शाह के अंडर में, मतलब जो गवर्नमेंट थी पहलवी डायनेस्टी के अंदर, उसकी जो न्यूज़पेपर था, सरकारी न्यूज़पेपर, उन्होंने खमैनी को यहां पर इंसल्ट कर दिया। अब आप खुद सोचो, जो खमैनी है वो स्पिरिचुअल और आइडियोलॉजिकल लीडर हैं, लोगों के काफी करीब हैं, आप उन्हीं को इंसल्ट कर दे रहे हो। तो अल्टीमेटली इसकी वजह से पूरे 1978 में मास प्रोटेस्ट होता है, स्ट्राइक्स होती हैं, वायलेंट क्रैकडाउन होता है, जो भी ईरान के अंदर हुआ। और सितंबर 1978 में एक ब्लैक फ्राइडे मैसेकर बोला जाता है, जहां पर मिलिट्री ने ओपनली फायर कर दिया प्रोटेस्टर्स के ऊपर तेहरान में, जिसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ लोगों की जानें गई। दिसंबर 1978 में 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने एंटी शाह डेमोन्स्ट्रेशंस किए, प्रोटेस्ट किया। जनवरी 16, 1979 में आप देख सकते हो यहां पर जो शाह हैं मोहम्मद रेजा शाह, वो ईरान छोड़कर भाग जाते हैं, और फाइनली 1 फरवरी को खमैनी का रिटर्न होता है, वो वापस ईरान आ जाते हैं। तो यहां से इसकी शुरुआत होती है। इनफैक्ट जब मोहम्मद शाह ने यहां पर छोड़कर गए, ईरान छोड़कर भागे, तो उन्होंने अपना जो प्राइम मिनिस्टर हैं शपोर बख्तियार, उनको यहां पर कंट्रोल करने के लिए कहा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे। और फाइनली 11 फरवरी 1979 को मिलिट्री ने न्यूट्रलिटी डिक्लेयर कर दी और कहा कि हाँ, ये पूरा रेवोल्यूशन सक्सेसफुल होता है, और जो खमैनी है वो उस पूरे चीजों के लीडर बन गए। इनफैक्ट लीडर कैसे बने आपको दिखाता हूं। 30th ऑफ मार्च और 31st ऑफ मार्च 1979 को एक रेफरेंडम किया जाता है। ईरान के लोगों से पूछा जाता है कि क्या आप इस्लामिक रिपब्लिक चाहते हो, तो उनमें से 98% का जवाब था यस। और फाइनली 1 अप्रैल 1979 को ईरान वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बना कैसे। और आप देख सकते हैं एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव किया गया थ्रू रेफरेंडम, और यहां पर इस्लामिक थियोक्रेसी विथ रिपब्लिकनिज्म उसको मर्ज कर दिया जाता है। और यहां पर कॉन्सेप्ट आता है विलायत ए फकी, मतलब गार्जियनशिप ऑफ इस्लामिक जुरिस्ट, जिसमें पूरा का पूरा जो पावर है रिलीजियस और पॉलिटिकल अथॉरिटी वो लीडर को दे दी जाती है। लीडर कौन? बेसिकली सुप्रीम लीडर। तो आज के डेट में हम देखते हैं ना, इस्लामिक रिपब्लिक के अंदर जो ईरान है उसमें सबसे बड़ा लीडर कौन है? मतलब इनफैक्ट वो जो बोलेगा वही होता है, उसके सामने कोई नहीं है, एंड दैट इज सुप्रीम लीडर खमैनी। आज के डेट में अली खमैनी हाईएस्ट अथॉरिटी है। तो वो एक्चुअली उस समय अयतुल्ला खमैनी थे, अब जो है अली खमैनी है। और यहां पर प्रेसिडेंट है, ऑल्दो ईरान के अंदर इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, लेकिन अगेन वहां पर भी आपको काफी ज्यादा कंट्रोल्ड चीजें देखने को मिलेंगी, और सुप्रीम लीडर के नीचे ही होते हैं, भले ये इलेक्टेड हैं। फिर इसके अलावा गार्डियन काउंसिल होता है, फिर उसके नीचे मजलिस होता है यहाँ पर, जो कि इलेक्टेड पार्लियामेंट होता है, बट पावर बहुत कम होती है। और IRGC का भी गठन किया गया बेसिकली ताकि रिवोल्यूशन को एक तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, ईरान को प्रोटेक्ट किया जाए। जो हम देखें ना आज के डेट में IRGC रिवोल्यूशनरी गार्ड, वो पूरी तरह से उनकी जिम्मेदारी है कि ईरान को प्रोटेक्ट किया जाए। उनके बहुत सारे जो कमांडर्स हैं वो मारे गए हैं। लेकिन देखो इसका असर क्या हुआ, ये जो इस्लामिक रिपब्लिक बना ईरान, यहां पर ये शिया थियोक्रेटिक स्टेट बन गया एक प्रकार से। और यहां पर जो फॉरेन पॉलिसी है ना एकदम चेंज हो गई। पहले वो प्रो वेस्टर्न, प्रो इजराइल, प्रो इस्लामिक एंटी इस्लामिक मूवमेंट हुआ करता था, अब ये एंटी वेस्टर्न, एंटी इजराइल और
प्रो इस्लामिक मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। और इसी की वजह से आप देख सकते हैं 1980 से लेकर 88 के बीच में ईरान और इराक के बीच में जंग होती है, बहुत लंबी जंग चलती है ये। और इराक ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन अल्टीमेटली इसका कोई नतीजा निकला नहीं। लेकिन ईरान एक प्रकार से रीजनल पावर बन गया और अपने प्रॉक्सी फोर्सेस के माध्यम से हिजबुल्लाह, हौतीज, वहीं से एक तरह से आप देख सकते हो कि इनकी भी शुरुआत होती है कि कैसे ईरान ने अपने प्रॉक्सीज को बैठाए अलग अलग जगह। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका अभी से क्या लिंक है, क्योंकि कल जो है नेतन्याहू ने एक मैसेज दिया है ईरानियन लोगों को। जी हां, यहां पर इजराइल और ईरान के बीच में जंग चल रही है, लेकिन नेतन्याहू यहां पर ईरानियंस को मैसेज दे रहे हैं और कह रहे हैं स्टैंड अप फॉर योर फ्रीडम फ्रॉम द इविल एंड ऑप्रेसिव रेजिम। मतलब आपके देश में इस समय एक ऑप्रेसिव रिजीम जो है वो कायम है, आप अपने लीडर को हटाओ, आपके जो लीडर हैं वो आपका भला नहीं चाहते हैं। सो ये जो स्टेटमेंट है ये कोई रेटोरिक नहीं है, ये दिखाता है इंटेंट कि कैसे जो नेतन्याहू हैं और जो इजराइल है वो डोमेस्टिक डिससेटिस्फैक्शन को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं और ईरान के अंदर एक रिजीम चेंज लाना चाहते हैं ताकि एक प्रकार से परमानेंट सोल्यूशन निकल सके। आप समझ रहे हो यहां पर, क्योंकि ईरान को मेन खतरा किससे, इजराइल को मेन खतरा ईरान से है। तो एक प्रकार से अगर ईरान के अंदर ही सब कुछ बदल जाएगा तो इजराइल को फिर वहां से कोई चिंता नहीं रहेगी। तो ये एक मेन चीज है। अब देखो क्वेश्चन ये है कि ईरान के अंदर क्या डोमेस्टिक डिसकंटेंट है? बिल्कुल है। यहां पर आप देखोगे तो ईरानियंस काफी फ्रस्ट्रेटेड हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप, जीडीपी उतनी नहीं बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट काफी है, फ्री स्पीच पर लगातार सप्रेशन किया जाता है, वुमेन्स राइट वॉलेशन, आपने देखा हिजाब प्रोटेस्ट कितना भयंकर हुआ था, किस तरह से हिजाब जलाए जा रहे थे महिलाओं के द्वारा, तो उसको लेकर काफी वॉलेशन होता है, माइनॉरिटीज को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो अंडरलाइंग जो अनरेस्ट है वो एक प्रकार से फर्टाइल ग्राउंड बन जाता है रेबेलियन के। और कहीं ना कहीं नेतन्याहू यही चाहते हैं कि लोगों के अंदर जो गुस्सा है ना वो सड़कों पर आए। जब हम अटैक करें ईरान के ऊपर तो लोग इतना परेशान हो जाएं कि वो सड़कों पर आने लग जाएं और अपने ही लीडर को हटा दें। तो यहां पर इनफैक्ट एक तरह से जो इजराइल है उन्होंने, आपने देखा आईआरजीसी के जो कमांडर इन चीफ हैं उनको मार दिया, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ ईरान आर्म्ड फोर्सेज उनको मार दिया, कई सारे जो आईआरजीसी के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहां पर मारे गए हैं। तो इसके थ्रू भी यहां पर कोशिश यही हो रही थी कि इजराइल की कि जो पूरा रिजीम का कंट्रोल है ना वो वीक हो जाए और यहां पर प्रोटेस्ट लोग जब सड़कों पर आए तो उनको कंट्रोल करने वाला कोई ना हो, ताकि यहां पर पहले ही आईआरजीसी के लोगों को मार दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये अचीवेबल है, क्या इजराइल जो चाहता है वो अचीव कर पाएगा? क्योंकि नेतन्याहू एक चेन रिएक्शन चाहते हैं, अटैक करो ईरान के ऊपर, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करो ईरान के अंदर, उसकी वजह से अपराइजिंग होगा, लोग सड़कों पर आएंगे और अल्टीमेटली इसकी वजह से रिजीम कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ही बड़ा गैम्बल भी आपको समझना है। अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है ईरान के अंदर जिससे हमें दिखे कि लोग सड़कों पर आने वाले हैं, और अगर मान लो आ भी गए, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो भी गया, तो उसका आउटकम क्या होगा वो तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है ना। आप कैसे वो सोच पाओगे कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें होने वाली हैं? अब क्योंकि अब देखो इसका मैं आपको कारण बताता हूं। ईरान के अंदर पावर स्ट्रक्चर कैसा है अभी मैंने आपको बताया था, सुप्रीम लीडर और सब कुछ। लेकिन यहां पर जो मूलभूत चीजें वो आपको समझना है कि जो हार्ड लाइनर्स हैं आईआरजीसी के, जो अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं, वही तो रियल पावर में है। मतलब वहां पर तख्ता पलट करने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि जो तख्ता पलट करने वाला है वो खुद ही पावर में है। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में बाहर तौर से क्या दिखाया जाता है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, इलेक्टेड लीडर्स हैं, वो एक प्रकार से पावर में है, वो लोग डिसीजन लेते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि रियल पावर पाकिस्तान में किसके पास है? आर्मी के पास है। तो यही कारण है कि पाकिस्तान में इतने वर्षों से कई बार तख्ता पलट हुआ है, अभी तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि रियल पावर आर्मी के पास है। जब भी लगता है उनको कि यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सिविलियन गवर्नमेंट, तो उनको बदल देते हैं। अभी रिसेंट एग्जांपल देख लीजिए इमरान खान का, कैसे उनको बदला गया। सो ईरान के अंदर जो है दे डोंट नीड टू स्टेज अ कू, दे ऑलरेडी कंट्रोल द स्टेट। तो कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्स है वो और ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है इजराइल के इस कदम से। और इसका पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है? एक तो यह है कि पूरा का पूरा रिजीम कोलैप्स हो जाए ईरान के अंदर, मतलब ईरान के अंदर इराक और सीरिया जैसे हालात हो सकते हैं, पूरा क्योस मच सकता है, कोई लीडर ही नहीं बचेगा। या तो दूसरा ये हो सकता है कि ईरान जो है वो और ज़्यादा एम्बोल्डेंड हो जाए, रिप्रेशन करने लगे अपने लोगों के ऊपर, रीजनल एग्रेशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। फिर इसके अलावा लास्ट ये हो सकता है कंट्रोल ट्रांजिशन, मतलब धीरे धीरे करके वहाँ पर रिजीम चेंज हो जाए, लेकिन इसके चांसेस बहुत निल है, बहुत कम है। इसका कारण देखिए 2-3 चीज़ें हैं।
क्योंकि ईरान के अंदर यहां पर कोई भी सिंगल क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव नहीं है। कोई ऑल्टरनेटिव होना पड़ा ना किसी को और को लाने के लिए। ऑपोजिशन जो है वो डिसजॉइंटेड है, कोई एग्रीमेंट नहीं है लीडरशिप को लेकर, फ्यूचर रिजिम टाइप को लेकर। फिर इसके अलावा यहां पर कुछ नोटेबल फिगर्स की हम बात करें, रेजा पहलवी जो कि अभी जो हटाया गया था ना 1979 में शाह को, तो उन्हीं के बेटे हैं रेजा पहलवी। तो वो एडवोकेट करते हैं मोनार्की या डेमोक्रेसी को, सेकुलर डेमोक्रेसी को, और वो इजराइल भी गए थे, काफी पॉपुलर हैं, लेकिन इंटरनल बेस बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है उनका। फिर इसके अलावा यहां पर एक और है MEK, मुजाहिदीन एक खलक। वो अगर आप देखोगे तो इसने यहां पर सद्दाम को सपोर्ट किया था ताकि ईरान के खिलाफ लड़ सके। तो क्या है ना कि अपने ही घर में ईरान में बहुत ज्यादा विरोध है, अनपॉपुलर है, तो इसकी वजह से यहां पर यह भी कोई ऑल्टरनेटिव। कहने का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इजराइल का जो अनस्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि रिजीम चेंज हो, उसके चांस बहुत कम लगते हैं और काफी मुश्किल होगा ऐसा कर पाना। वो देखना होगा कि क्या ये पॉसिबल हो पाता है कि नहीं। बट आई होप कि यहां पर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो ईरान शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल का आज आखिरी डेट है। अगर आप यूपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, प्रतिज्ञा बैच जरूर अवेल करिए, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तो पूरी तैयारी कराई जाती है, बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है, प्रीलिम्स क्रैक करने पर आपको पूरा का पूरा फीस रिफंड कर दिया जाता है। इनफैक्ट हर महीने एक टेस्ट होता है जिसमें टॉप रैंकर को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड मिलता है। करना क्या है, यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट चेकआउट के समय, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों स्टडी IQ का ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल अब लाइव है और इसके साथ ही स्टार्ट हुआ है P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, एक कंप्लीट जर्नी है जो आपको 0 से IS तक की पूरी तैयारी के साथ ले जाएगा। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप फैकल्टीज, हर स्टूडेंट के लिए 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स फॉर स्मार्ट और इफेक्टिव रिवीजन, PRP एंड MRP, रेसिडेंशियल प्रोग्राम फॉर प्रीलिम्स प्लस मेंस। और सुनो, इस बैच के साथ आपको मिलेंगे प्रीलिम्स क्लियर करो पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक कैश रिवॉर्ड। बस 2 दिन बाकी हैं, आपका डिसीजन बना सकता है आपका कैरियर। अभी स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाओ, सर्च करो P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच, क्लिक करो बाय नाउ और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस। बैच स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन क्लोजिंग 15 को है। यह सिर्फ एक बैच नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा। लेट्स बिगिन योर UPSC जर्नी टुगेदर। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा, छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.